पता चलता है? मान लीजिए किसी भी जज के खिलाफ कोई कंप्लेंट है, तो उस कंप्लेंट को एनालाइज करने के लिए उसके ऊपर एक इंक्वायरी बैठेगी ताकि जज को रिमूव किया जा सके। अब उस इंक्वायरी के लिए एक कमेटी बनेगी। उस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट के जज बैठे होंगे। अब वो जो भी कोई अपनी फाइंडिंग्स देंगे, जो उन्होंने इंक्वायरी करी होगी, उसमें जो भी तथ्य सामने आए होंगे, उसको वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दे देंगे। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उसे आगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ले जाएगा। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगा कि हाँ, इस पर सुनवाई होनी चाहिए, ये ठीक इंक्वायरी हुई है और जज को रिमूव किया जा सकता है, तो वो इस चीज़ को पार्लियामेंट में रखेगा डिस्कशन के लिए, जहाँ पे या तो 100 एमपीज बैठे हों लोकसभा में या फिर 50 एमपी बैठे हों राज्यसभा में। वो कहीं भी रख सकता है इसको, राज्यसभा में भी रख सकता है, वो लोकसभा में भी रख सकता है। अगर प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट्री डिस्कशन के लिए लोकसभा में रखा है तो देयर शुड बी 100 एमपीज, और अगर उन्होंने राज्यसभा में रखा है तो देयर शुड बी 50 एमपीज। और जो भी मेजॉरिटी से वोटिंग होगी या जो भी मेजॉरिटी से डिसीजन लिया जाएगा, उसकी कॉपी प्रपोजल की पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जज के सामने उसको रख देगा, कंसर्न जज है जिसके खिलाफ कंप्लेंट है, राइट? So the copy of the proposal is given to the concerned judge before the proceedings start in the Parliament of India. The impeachment process in the Parliament is governed under Article 124 by 4 of the Constitution. Under the scheme, the motion of impeachment has to be passed by the two-third majority member present, and voting must be done separately in each house of the Parliament. If the motion is passed, then the formal announcement is done by the President of India. Therefore, the overall process of impeachment is lengthy and complex. Yes, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, क्या होगा उस प्रोसीडिंग्स को, जो भी चीज़ें इंक्वायरी में सामने आई होंगी, जिस भी कंसर्न जज के खिलाफ कंप्लेंट थी, उसको जब पार्लियामेंट में रखा जाएगा तो वो आर्टिकल 124 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत रखा जाएगा, जिसके अंदर इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है। और इम्पीचमेंट का प्रोसेस ये कहता है कि 2/3 यानी 2/3 मेजॉरिटी से डिसीज़न लिया जाएगा और वोटिंग होगी। तो जो भी डिसीज़न आएगा उस डिसीज़न को जो पास करेगा और जो फाइनल अनाउंसमेंट करेगा वो कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका फाइनल अनाउंसमेंट करेगा। इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस होता है स्टूडेंट, ये बहुत लेंदी होता है और बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज यू कैन नॉट रिमूव एनी अथॉरिटेटिव पर्सन, डेजिग्नेटरी पर्सन, एंड जज is the supreme most authoritative person having the supermost designatory. तो उनको हटाना अपने आप में एक बड़ा ही लेंदी और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो बहुत ही मुश्किल से सक्सेसफुल हो पाता है। History of Indian judiciary, this process has been successfully only once. Justice Sumitra Sen, the Chief Justice of Calcutta High Court, was impeached in 2011 for misappropriation of fund, यानी कि पैसे का गलत उपयोग करना। Previously in 1991, the impeachment process was initiated against Justice V. Ramaswamy, Chief Justice of Punjab and Haryana High Court, but did not succeed on falling short of the two-third voting criteria. स्टूडेंट्स, अभी तक केवल 2 ही बार ऐसा हुआ है, ऐसे इंस्टेंसेस सामने आए हैं जब इम्पीचमेंट ऑफ जज हुआ है, यानी कि रिमूवल ऑफ जजेस की रिक्वेस्ट आई है। तो उनमें से सबसे पहला एक इंसिडेंट था, वो था सुमित्रा सेन का, जो जस्टिस थी कैलकटा हाई कोर्ट की। उनको 2011 में पैसे का गलत तरीके से इस्तेमाल करने के आरोप में उनके ऊपर इंक्वायरी बिठाई गई थी, जो कि सक्सेसफुल हुई और उनको हटाया गया। पर 1991 में एक और केस सामने आया था जो कि वी रामास्वामी का था, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हाई कोर्ट थे। पंजाब एंड हरियाणा
कि जो हाई कोर्ट है वो सेम है, राइट। तो उनके उनके खिलाफ एक कंप्लेंट आया जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में सक्सेस होने के लिए मैंने आपको बताया था 2/3 की वोटिंग होनी चाहिए। अगर 2/3 की वोटिंग से जो भी डिसीजन आएगा वही आगे फॉलो किया जाएगा। तो उनको नहीं निकाला गया, उनके खिलाफ कोई भी इम्पीचमेंट नहीं हुआ, इसलिए वो अपनी कार्यकाल में बने रहे थे। So, as to the removal of judges in the lower judiciary, a district judge or an additional district judge can be removed from his office by the state government in consultation with the High Court.